नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने पिछले वीडियो की जो श्रृंखला थी उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक चैप्टर स्टार्ट किया था नवीन राज्य का उदय। उसके अंतर्गत हमने सिख राज्य के कुछ वीडियो देखे थे। उसके पश्चात हम आज अगला जो हमारा वीडियो है मैसूर राज्य पर होगा और मैसूर राज्य पर ये एकमात्र वीडियो होगा, यानी एक वीडियो में ही पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत हमको दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना है। एक तो हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, और इनके तथा अंग्रेजों के बीच में होने वाले 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मैसूर का नेतृत्व करेगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ में टीपू सुल्तान प्रतिभाग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, तब आपको आसानी होगी समझने में पूरे टॉपिक को। होता ये है कि एक नया राज्य मैसूर नामक नया राज्य है, वो स्वतंत्र होता है। बहुत ही तेजी से अपनी सैनिक क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी व्यापारिक जो नीतियां हैं और सैनिक क्षमता के कारण उन्होंने कम ही समय में एक नया एम्पायर यहाँ पर खड़ा कर दिया था। टीपू और उसका जो पिता था हैदर अली उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी अपनी योग्यता के बल पर उसने बहुत जल्दी ही एक एम्पायर खड़ा किया था। और इस बात ये जो बात थी, ये सब बाकी जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, चाहे वो पेशवा रहा हो, चाहे वो निजाम रहे हों और चाहे वो अंग्रेज रहे हों, इनको ये बात खटक रही थी। इसी वजह से शायद ये लोग सोचते रहे होंगे कि जब से ये मिला है तब से अपने लोगों का आतंक ही खत्म हो गया है। और यही जो चीज इनके खटक रही थी दिमाग में, तो क्योंकि सारे के सारे इसके दुश्मन थे और इन लोगों ने संगठन बनाया और सब लोगों ने संगठन बना करके हैदर अली को और टीपू सुल्तान को समाप्त किया। तो ऐसी कुछ कहानी है, खींचतान की कहानी। इस खींचतान की कहानी को चलिए प्रारंभ करते हैं। होता यह है कि 14वीं शताब्दी के आसपास जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक काफी कमजोर हो जाते हैं, गलत नीतियों के कारण, अपनी जो गलत नीतियां हैं उनके कारण तुगलक काफी कमजोर हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के कारण भी। तो ऐसी दशा में दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय होता है, जिसमें से बहमनी और विजयनगर प्रमुख बड़े राज्य थे। उनमें से विजयनगर की बात यह थी कि वो हिंदू राज्य था और बहमनी की बात यह थी कि वो मुस्लिम राज्य था। इन दोनों में आपसी जो संघर्ष होता है, जातिगत कह सकते हैं, धार्मिक संघर्ष कह सकते हैं, धार्मिक भावना की वजह से संघर्ष तेजी से हो रहा था और संघर्ष इतना बढ़ता जाता है कि अंततः विजयनगर को समाप्त होना पड़ता है। बहमनी साम्राज्य समझ गया कि विजयनगर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो विजयनगर हमें समाप्त कर देगा, इसलिए बहमनी साम्राज्य ने संगठित होकर के, हालांकि उसके 5 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने संगठित होकर के विजयनगर डायनेस्टी को बर्बाद कर दिया। इसी के समाप्त होने के पश्चात जो भी इसके खंडहर बचते हैं विजयनगर साम्राज्य के, उन्हीं खंडहरों पर आगे चल करके हम देखेंगे कि 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा वाडियार वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो वेंकट द्वितीय आगे चलकर क्या बन जाता है, शासक बनता है स्वतंत्र, और उसने यहाँ पर इसी पूरे एरिया पर, पूरे मैसूर जहाँ पर ये पूरा एरिया है, यहाँ पर वाडियार डायनेस्टी की स्थापना कर दी। कहाँ पर, इसी जगह पर आपने पीछे भी देखा था, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो इस तरह से वाडियार नामक डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। वाडियार डायनेस्टी की स्थापना के बाद आगे क्या होता है कि वाडियार वंश का शासक, आपने भी पीछे देखा कि 1612 के आसपास वेंकट द्वितीय रहेगा यहाँ पर। इसके बाद लगातार शासक बनते रहे और जब 18वीं शताब्दी के समय की बात करेंगे तो वहां पर चिक्का कृष्ण राज नामक एक शासक आएगा। चिक्का कृष्ण राज का एक मंत्री रहेगा जिसका नाम नंजराज रहेगा। नंजराज काफी ज्यादा आगे चल करके प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावशाली हो करके सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लेगा और इसके अंडर में नौकरी करता होगा एक व्यक्ति, हैदर अली। हैदर अली एक साधारण सा सैनिक था। इसकी प्रतिभा को देखता है नंजराज और इसको, हैदर अली को, डिंडीगुल का फौजदार अपॉइंट कर दिया जाता है। जब इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया जाता है तो वहां पर जाकर के, डिंडीगुल एक प्रांत रहा होगा, उस वहां पर जाकर के इसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन कामों को चलिए देखते हैं। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि ये अनपढ़ था,
हैदर अली अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए वहां पर जा करके खंडेराव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त करेगा और वो व्यक्ति उसको क्या करेगा, अच्छी अच्छी सलाह देगा और उसी के सलाह के बलबूते पर आगे चल करके इसी मैसूर साम्राज्य का स्वामी बन जाएगा। दूसरा इसने काम वहां पर जाकर के क्या किया, दूसरा काम इसने जाकर के डिंडीगुल में फ्रांसीसियों से दोस्ती की और फ्रांसीसियों से दोस्ती करके एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना यहाँ पर कर दी। एक आर्मरी बनाई, वहां पर ढेर सारे नए नए हथियार इकट्ठे की, अपनी सेना को नए या आधुनिक ढंग से या यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। उधर साइड कृष्णराज की मृत्यु के बाद जो है नंजराज शासक बन जाएगा और नंजराज के ऊपर अटैक कर देगा कौन, हैदर अली अटैक कर देगा और नंजराज को मार करके हैदर अली अब मैसूर का शासक बन जाएगा। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कृष्णराज की मृत्यु के बाद बना था नंजराज को मार करके अब हैदर अली सुल्तान बन जाएगा, यानी अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेगा। मैसूर का शासक अब कौन बन गया था, हैदर अली बन गया। आगे की कहानी चलिए देखते हैं क्या होता है। हैदर के जन्म को लेकर क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया है। इसका जन्म कर्नाटक है, ये कर्नाटक का मानचित्र है। कर्नाटक में एक स्थान है कोलार, इसी कोलार के पास एक नाम था जगह का बुदीकोट, वहां पर इसका जन्म हुआ था। आपने मूवी देखी होगी केजीएफ, केजीएफ का फुल फॉर्म ही है कोलार गोल्ड फील्ड्स। कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक का ये कोलार नामक स्थान जो है भारत में गोल्ड यानी सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है और देश में सबसे बड़ी जो खदानें हैं सोने की वो यहीं पर है कोलार में। तो आपको इससे थोड़ा सा कनेक्ट करना है कि कोलार के पास बुदीकोट, कोट भी पहन रखा है यश ने यहाँ पर, तो बुदीकोट नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। इस वीडियो से संबंधित आपको एक ट्रिक बताएंगे हम, ट्रिक लिखी हुई है मदर मांगे श्री, लेकिन ट्रिक किस चीज की है ये अभी आपको नहीं बताई जाएगी। इस ट्रिक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस टॉपिक से संबंधित, जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो वीडियो के अंत तक आपको जाना होगा, दिमाग लगाइए तब तक, अगर आपका दिमाग काम कर जाए वीडियो के अंत में इसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे और वो ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2-3 साल तक चलने वाले इस युद्ध की कहानी कैसी है चलिए देख लेते हैं। आपको अभी पीछे बताया ही गया कि हैदर अली ने क्या किया था, हैदर अली ने जो सुल्तान था वहां का जो शासक था मैसूर का, उसको मार करके या उसको हटा करके स्वयं सत्ता हथियाई थी। इस बात को लेकर के जो भी लोग थे, पेशवा लोग थे, चाहे निजाम रहा हो चाहे अंग्रेज रहे हैं, ये सारे लोग इस बात से लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी ऐसे ही बन जाती है। इस प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या होता है। 1766 में निजाम व अंग्रेजों के बीच हुई एक संधि में हैदर अली को विद्रोही माना गया है। इसको विद्रोही माना गया, जिस तरह से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था वैसा ही कहा गया कि ये भी विद्रोह कर रहा है। इसीलिए ये सारे लोग मिल जाते हैं और कहते हैं हम साथ साथ हैं। यानी अंग्रेज क्या करता है, एक तरफ अपने पेशवा को मिला लेता है और एक तरफ निजाम हैदराबाद के मिला लेता है और तीनों लोग एक तरफ हो जाते हैं, कहते हैं क्योंकि इसने विद्रोह किया इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि इन्होंने क्या किया, हैदर ने, कि जो दो लोग अभी उसकी तरफ मिले हुए थे अंग्रेजों की तरफ, उनको अपनी तरफ शामिल कर लिया। ठीक है, और ठग साफ हिंदुस्तान बन गए ये लोग। और जो विदेशी जो ताकत थी, यानी ठग साफ हिंदुस्तान का मतलब यहाँ पर जितने हिंदुस्तानी लोग जो भी थे वो सब लोग एक तरफ हो गया और जो विदेशी ताकतें थी उनको उसको क्या किया, एक तरफ कर दिया। और इसको जब पता चलता है इस बात का तो मोगेम्बो काफी ज्यादा दुखी होता है, यानी अंग्रेज काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि इनकी जो हिंदुस्तान वालों की टीम है एक तरफ हो गई और मैं अकेले रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हैदर ने क्या किया था, कूटनीति से मराठों को कुछ धन देकर अपनी तरफ तथा निजाम को कुछ प्रदेशों को प्रलोभन देकर के इन दोनों को लालच देकर के अपनी तरफ हैदराबाद के शासक को और पेशवा को अपनी तरफ कर लेता है। इतनी कहानी होती है। मोगेम्बो काफी ज्यादा नाराज है। ठीक है, यानी अंग्रेज काफी ज्यादा नाराज है इस बात से। और अंततः क्या होगा, जब दोनों को अपनी तरफ हैदर ने कर लिया, इस तरह से हैदर ने क्या कर लिया, मद्रास को जीत लिया। ध्यान रखिएगा, मद्रास किसका अड्डा है, मद्रास अंग्रेजों का अड्डा है और मद्रास पर किसने, मैसूर ने अटैक कर दिया। मद्रास में जब कब्जा हो गया तब जाकर के वहीं पर मद्रास की संधि हो जाएगी और इस तरह से 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों के बीच में मद्रास
की संधि होती है और इस संधि में पलड़ा सीधी सी देख रहे हैं कि किसका भारी रहा, मैसूर का भारी रहा। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी प्रारंभ करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? आपको पता है कि माहे, यनम, कराईकल, चंद्रनगर इस तरह के तमाम सारे अड्डे थे। ये सारे अड्डे किसके थे? ये सारे अड्डे फ्रांसीसी बस्तियां थे, यानी फ्रांसीसियों के अड्डे थे। और यहाँ पर मैसूर जो पूरी डायनेस्टी है, मैसूर में आप देख रहे हैं माहे जो है, तो माहे मैसूर के अंतर्गत ही आता है। माहे, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और ये वही सारे अड्डे हैं। माहे को आप देख रहे होंगे, शिप के माध्यम से यहाँ पर साजो सामान उतरता था और माहे पर ही अधिकार कर लिया है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा कौन? हैदर काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा और यही द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका कारण बन जाता है और 80 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ जाता है। चलिए क्या होती है कहानी देख लेते हैं। इस बार फिर से वही जो संगठन पुराना बना हुआ था, तो हैदर ने मराठों निजाम को मिल करके के साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन तैयार कर लिया और कर्नल वैली को परास्त कर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर भी कब्जा कर लिया। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक की जो राजधानी थी, कर्नाटक किसका मित्र था? अंग्रेजों का मित्र था। तो इस तरह से उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया जाता है। ये तीनों लोग एक तरफ हो गए। हो करके हैदर ने अपनी हैदरपंथी दिखाई और घसीटता हुआ ला रहा है, देख रहे हैं आप, वैली को, यानी कर्नल वैली को पराजित कर दिया। इस समय हैदर की जो शक्ति थी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसलिए वो कभी कभी सोचता रहा होगा, कभी कभी लगता है कि अपुनीच भगवान है। तो इस तरह से कहानी हो रही है। हैदर अली अपने चरम पर है, लेकिन ये हैदर के चरमोत्कर्ष का काल है, आगे इसकी अवनति भी होने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे इसकी अवनति होती है। इस बार कहानी पलट जाती है। अंग्रेजों ने कूटनीति से इस त्रिदलीय गठबंधन में दरार डाल दी और ये देखिए दरार डाल दी है। मोगैम्बो ने अपनी तरफ कर लिया है इस बार दोनों को और ये कहानी बार बार चलती रहेगी, अदल बदल होता रहेगा। आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को पराजित कर दिया और हैदर घायल हो जाता है। अंततः 1782 में फोड़े के जहर के कारण हैदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देख रहे हैं हैदर घायल हो गया है और इसकी बाद में मृत्यु हो जाएगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि हैदर की मृत्यु किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु पोर्टोनोवा के युद्ध के पश्चात होती है और डेट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टाइम भी ध्यान रखना है। 1782 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था। इस तरह से हैदर की कहानी यहाँ से समाप्त हो जाती है। उसका बेटा टीपू युद्ध की बागडोर संभालेगा, हालांकि युद्ध जीत भी जाएगा, ठीक है, तो लेकिन फिर भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मैकार्टनी के साथ अंग्रेजों की मंगलौर की संधि हो जाती है। ये देखिए मंगलौर की संधि 1784 में हो रही है। किसके किसके बीच में? ये ध्यान रखना है आपको। मैकार्टनी एक तरफ अंग्रेजों का अधिकारी है और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान है। इस तरह से मंगलौर की संधि हो जाती है और दूसरा जो युद्ध है ये भी कोई खास निर्णय इसमें नहीं हो पाता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। 90 से 92 लगभग 8-10 साल तक कहानी ठंडी पड़ी रही, कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर से एक नई घटना खोज ली जाती है। कारण क्या है? त्रावणकोर का शासक है राम वर्मा। त्रावणकोर का शासक भी मैसूर का दुश्मन है, या कह सकते हैं कि मैसूर का सब चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। इधर पेशवा है, इधर निजाम है, इधर नादरन सरकार में अंग्रेज है, यहाँ पर भी अंग्रेज है, इधर कर्नाटक है, कर्नाटक का नवाब भी इसका वो है, दुश्मन है, और उधर त्रावणकोर भी इस समय तक काफी ज्यादा शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था, तो ये भी काफी ज्यादा प्रतिरोध करता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मैसूर के दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे हैं और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, वरना मैसूर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। त्रावणकोर का शासक है राम वर्मा। राम वर्मा ने डचों से कोचीन के 2 दुर्ग कांगनूर तथा आड़कोटा खरीदे। इन दोनों दुर्गों के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कांगनूर तथा आड़कोटा 2 दुर्ग हैं, यहीं पर सीमा पर है मैसूर और त्रावणकोर के आसपास। और होता यह है कि जो टीपू सुल्तान है इन दुर्गों पर अपना अधिकार मानता है, लेकिन जो डच हैं वो इन पर अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए डचों ने क्या कर दिया, इनको त्रावणकोर के राजा को बेच दिया। और इस बात का जब पता चला मैसूर को,
यानी टीपू को, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और इस चक्कर में टीपू ने क्या कर दिया, त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया। उसने कहा कि आपने क्यों ये दुर्ग खरीदे हैं, इसलिए उसने अटैक कर दिया। क्योंकि त्रावणकोर दुश्मन था किसका, मैसूर का, और अंग्रेज भी दुश्मन थे, इसलिए अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को बढ़िया मौका लगा, उन्होंने त्रावणकोर के ऊपर क्या कर दिया, यानी त्रावणकोर को डिफेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी त्रावणकोर के ऊपर आपने टीपू सुल्तान ने क्यों अटैक किया, इस बात को लेकर के त्रावणकोर की सहायता के लिए कार्नवालिस मौका देखता है बढ़िया, और कार्नवालिस पहुंच जाता है। फिर से वही कहानी आ जाती है, मराठा निजाम को संगठित कर लिया है, त्रिदलीय संगठन बना लिया है, और इस बार त्रावणकोर का शासक भी उनके साथ है। इस तरह से 3 लोग वो हो गए, यानी पेशवा हो गया, निजाम हो गया, अंग्रेज हो गए, और इधर त्रावणकोर हो गए। चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जाकर के जो राजधानी है मैसूर की श्रीरंगपट्टनम, उस पर अधिकार कर लिया जाता है और टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए बाध्य कर दिया जाता है। इस तरह से श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत होता क्या है, चलिए देखते हैं। 1792 में संधि होती है। 3,30,00,000 रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया टीपू के द्वारा। इनको अपना आधा राज्य भी कंपनी को सौंपना पड़ा। अभी देखते हैं कैसे राज्य सौंपना पड़ा। टीपू के 2 बेटे मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक, यानी जो अनमोल रतन है, करण अर्जुन, टीपू के दोनों, वो दोनों टीपू को जो शासक टीपू के यानी दोनों बच्चे हैं वो सौंप दिए जाते हैं। ये देखिए, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, ये सौंप दिए गए हैं। और उनका एक बेटा जो है फतेह अली हैदर टीपू के पास रहेगा, यानी टीपू के पास रहेगा एक लड़का, और बाकी दोनों लड़के सौंप दिए जाते हैं, बंधक के रूप में रहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई भी होशियारी करेगा टीपू सुल्तान तो ये इन बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। इस तरह से श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। इस बात से मोगेम्बो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मोगेम्बो यानी अंग्रेज काफी ज्यादा खुश होते हैं। कौन है मोगेम्बो इस समय? कार्नवालिस मोगेम्बो है। शकल भी देखिए मिल रही है कार्नवालिस के मोगेम्बो से। क्यों ऐसा कह रहा है, इस बात को चलिए अभी हम आगे देखते हैं। हैदर को पिछले युद्धों में समाप्ति कर दिया जा चुका है, ठीक है, और टीपू को यानी नुकसान पहुंचा दिए गए काफी ज्यादा, और इसके तरफ दोनों दोस्त है ही। इस बात से काफी ज्यादा मोगेम्बो खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। उसने स्टेटमेंट क्यों कहा कार्नवालिस ने, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं मैसूर के मानचित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मैसूर पर अधिकार होता है। ये देखिए, इतना अधिकार पेशवा का हो जाता है, सॉरी, इतना अधिकार जो है निजाम का हो जाता है। ये जो नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इधर जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टेरिटरी है ये पेशवा के हाथ में चली जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेशवा के अधिकार में चली जाती है इतनी टेरिटरी, इधर निजाम के अधिकार में चली जाती है, और अंग्रेजों के पास जो है ज्यादा टेरिटरी रहती है। इतना क्षेत्र, पूरा ये इतना क्षेत्र जो है अंग्रेज अपने पास रखते हैं। इसी बात के लिए कह रहा है कि हमने इनको अपने जो हमारे जो दोस्त हैं, ये जो दोस्त हैं दोनों, इनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं बनाया, और साथ ही साथ हमने क्या कर लिया, मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इस तरह से हमारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। प्रथम द्वितीय में आपने देखा कि टेरिटरी पर यानी क्षेत्र पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपस में बदल लिए जाते हैं, फिर से वापस मिल जाते हैं। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण अंग्रेजों को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और मैसूर को बहुत बड़ा झटका लगता है। इस तरह से कार्नवालिस ने बहुत बड़ा दांव खेला था और अपने जो युद्ध है उसको अपने पक्ष में कर लिया था। और अगर वहां पर मानव होता तो मानव जरूर उसको कहता, कार्नवालिस यू आर सो स्मार्ट, मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन नहीं था मानव तो कोई बात नहीं है, हम ही कह देते हैं कि कार्नवालिस वास्तव में बहुत स्मार्ट था और उसने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर इतना सारा जो है खेल पलट दिया था। चलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होने से पहले टीपू ने क्या किया था, फ्रांसीसियों से काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा ली थी। उसने एक फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी स्वीकार कर ली थी। जैकोबिन क्लब क्या होता है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता के कुछ पक्षधर हैं, यानी फ्रांस में स्वतंत्रता चाहते हैं, ऐसे कुछ पक्षधरों का एक समूह हुआ करता था, एक मीटिंग हुआ करती थी, उसको ही जैकोबिन क्लब कहा जाता था। तमाम सारे इसमें रेडिकल जो नेता थे, उग्रवादी विचारधारा वाले नेता थे, इसमें सम्मिलित हुआ करते थे। तो वैसा ही क्लब यहाँ पर खोला जाता है, उसकी सदस्यता स्वीकार करता है टीपू। स्वयं को नागरिक टीपू पुकारने लगता है। इसका वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अपनी राजधानी
श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी, ध्यान रखना है। वहां पर एक स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष आरोपित करता है, यानी उस वृक्ष के माध्यम से वो बताना चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, किसी के पक्ष में नहीं रहूंगा। इस तरह से इनकी जो दोस्ती है टीपू की और फ्रांसीसियों की काफी ज्यादा नजदीक हो गई थी, बढ़ गई थी। और फ्रांसीसी और ये दोनों लोग मिलकर के गाना भी गा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब एक व्यक्ति आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली कहेगा बहुत याराना लगता है, इसकी सजा इन लोगों को मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलिए कैसे सजा मिलती है, अब ये टीपू को ही पता चलेगा कैसे सजा मिलेगी। सजा ऐसे मिलती है कि वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा टीपू के सामने कि आप सहायक संधि स्वीकार करिए। आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में सहायक संधि प्रारंभ की थी। तो वेलेस्ली लेकर आएगा सहायक संधि, टीपू सुल्तान के समक्ष रखेगा। और टीपू सुल्तान जानते ही हैं कि एक शेर आदमी था, उसने पहले ही कहा था, उसका स्टेटमेंट ही है कि एक मतलब भेड़ बकरी के तरह 100 साल जीने से अच्छा है एक शेर की तरह एक दिन जियो। इसलिए उसने मना कर दिया कि भैया आई एम सॉरी, हमें सहायक संधि नहीं स्वीकार करनी है, क्योंकि वो जानता था सहायक संधि का परिणाम क्या होता है। बस ये तो बहाना था। और इस तरह से वेलेस्ली श्रीरंगपट्टनम पर अटैक कर देगा और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता हुआ जो टीपू सुल्तान है अपने महल के मुख्य दरवाजे पर शहीद हो जाएगा। यही घटना जो है यहाँ पर वेलेस्ली का स्टेटमेंट है, आज पूर्व का जो साम्राज्य हमारे कदमों पर पड़ा है। ये दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। पिछला स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का हो चाहे वेलेस्ली का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन, वेलेस्ली और कॉर्नवालिस किस किस युद्ध में शामिल होते हैं, तो वेलेस्ली चतुर्थ में और कॉर्नवालिस तृतीय में शामिल हुआ था। इसको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से टीपू की मृत्यु के पश्चात ग्वालियर वंश के 5 वर्षीय बालक कृष्णराज तृतीय को मैसूर का नाम मात्र का शासक घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर सहायक संधि थोप दी जाती है। आप देख रहे हैं मैसूर पर फिर से अत्याचार हो गया है। इस बार हैदराबाद के निजाम को और ज्यादा टेरिटरी मिल गई है, अंग्रेजों ने और अधिकार कर लिया है। इसके बाद पेशवा को इतना सारा साम्राज्य मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैसूर काफी छोटा हो गया है। ये 5 वर्ष का रहता है कृष्णराज तृतीय, जब इसको शासक बना दिया जाता है। ये बाद की तस्वीर है हालांकि। और सहायक संधि घोषित कर दी जाती है, यानी स्वीकार करनी पड़ती है शासक को, मैसूर के शासक को। ये महत्वपूर्ण है। तो वेलेस्ली की जो सजा देने की बात उसने कही थी वो भी पूरी हो गई और इस तरह से काम जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ कहानी बाकी है, टीपू सुल्तान संबंधित फैक्ट्स बाकी हैं, उनको चलिए जान लेते हैं। टीपू सुल्तान स्वयं अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का बेहतरीन जानकार था। अपनी आत्मकथा भी उसने लिखी थी, तारीख ए खुदा दादी फारसी भाषा में उसने लिखी थी, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य को खुदा दाद यानी खुदा के द्वारा प्रदत्त नाम से पुकारता था, इसलिए उसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसको ध्यान रखना है आपको। उदार भी था काफी ज्यादा। श्रृंगेरी पीठ एक मंदिर था, वहां पर मरम्मत, क्योंकि ये मुस्लिम शासक था और इसने ये हिंदू मंदिर पर पुनर्निर्माण के लिए राजकीय सहायता दी थी, पैसा खर्च किया था, इसलिए धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा सहिष्णु था, कह सकते हैं। इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसने अपने चाकू के दम पर ही मैसूर मतलब शेर, एक टाइगर आ जाता है, उसको अटैक कर दिया था, उसको मार दिया था। इस वजह से इसको मैसूर का शेर कहा जाता है। और जो भी जहां जहां पर भी आप उसके देखेंगे, हर जगह पर सिंहासन पर हो, चाहे उसकी तलवार है, मैसूर के शेर की तलवार है, तो वहां पर भी हर जगह पर शेर का इसका प्रतीक चिन्ह बना हुआ होता था। ये उसकी तलवार है, आज भी उपलब्ध है। ये एक बाजा है उससे संबंधित, जो पाइप ऑर्गन है, लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में इसको रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि टीपू ने किसी सैनिक को या किसी अंग्रेज अधिकारी को ये गिफ्ट किया था। और इसमें जब बजाते हैं इसको, यहाँ से ये लीवर इसका, यहाँ से इसको खोलते हैं, बजाते हैं, तब इसमें शेर की दहाड़ की आवाज आती है और ये जो अंग्रेज एक सैनिक नीचे लेटा हुआ है उसके चिल्लाने की या कराहने की आवाज आती है, ठीक। इससे आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा वो ब्रिटिशर से नफरत करता था। आते हैं अंतिम पड़ाव पर। हमने आपको बताया था मदर मांगे श्री, ट्रिक बताई थी, ठीक है। श्री मतलब समझते हैं देसी गुटका, और ये मदर इंडिया मांग रही है श्री। चलिए कैसे मांग रही है देख लेते हैं। मदर मांगे श्री के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि 4 ठो युद्ध लड़े जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। क्योंकि चतुर्थ युद्ध में कोई संधि करने के लिए जीवित ही नहीं रहता है और सहायक संधि थोप दी जाती है, इसलिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्धों के दौरान
एक एक संधि की जाती है। इन संधियों का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो प्रथम में मद्रास, मदर का मतलब मद्रास है। द्वितीय में मंगलौर, मंगलौर मांगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मांगे का मतलब मंगलौर है, मंगलौर की संधि। और तृतीय में श्री लिखा हुआ है, श्री का मतलब श्रीरंगपट्टनम। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत कौन सी संधि की जाती है, अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य कौन सी संधि की जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, आपको बताना है मंगलौर की संधि। तो इन युद्धों को आपको सीरियल से ध्यान रखना है, इन जो संधियां इनको आपको सीरियल से ध्यान रखना है। मदर मांगी श्री, इस ट्रिक से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मदर से मद्रास की संधि पहले हुई थी, दूसरे नंबर पर मंगलौर की संधि और तीसरे नंबर पर श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस तरह से ये मेरा वीडियो आज समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम कुछ नए मजेदार टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।